हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की जो तैयारी है वो बेहतरीन चल रही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यार आरआरबी जेई सीबीटी 1 का एग्जाम जो है वो आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर हो जाएगा। यानी कि 5 टू 6 मंथ जो है इनफ होते हैं आपके पास में सीबीटी 1 की प्रिपरेशन के लिए। तो आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो इसी पॉइंट पर होगा कि नेक्स्ट 5 मंथ उसमें किस तरीके से आप प्लानिंग करो, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जैसा आप सभी को पता होगा कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप था पहले, जिस पर आप डाउट पूछते थे, वो उस पर कॉपीराइट आ चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट है जिसने अभी तक जो न्यू टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टेलीग्राम का जो है लिंक है, आप क्या कर सकते हो, यहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप अपने फिर से डाउट जो है आप पूछ पाओगे और वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो है आपको अपनी प्रिपरेशन में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप आरआरबी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले उसके एग्जाम के पैटर्न के बारे में आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है कि पहले सीबीटी 1 होगा, देन उसके बाद में सीबीटी 2 हमारे पास में होगा। तो पहले अगर हमारे पास में सबसे पहला की पॉइंट होता है वो एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना। और हालांकि मेरे हिसाब से मुझे पता है कि सभी को ये पता होगा कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। और आप सभी जो है काफी दिन से पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो सिलेबस आई थिंक मुझे बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको नेक्स्ट 5 मंथ में आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करना चाहिए, क्योंकि देखो आप थ्योरी कितना ही पढ़ लो, जब तक आपको एक प्रॉपर कंटेंट नहीं मिलेगा उस एग्जाम के ओरिएंटेड ना, जैसे मान लो आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो तो आरआरबी के ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, तब तक आप उसको वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता बेटा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम थ्योरी को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में तब हमें बहुत कुछ और नया सीखने को मिलता है। तो हम आज के सेशन में ये भी बात करेंगे कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करनी है। नेक्स्ट उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं कि सर कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये भी हम बात करेंगे इस सेशन में, कितने आवर्स आपको पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं किस तरीके से आप जो है डिस्ट्रक्शन जो होता है हमारे पास में, कभी कभार हम डाइवर्ट हो जाते हैं, उसको किस तरीके से हम अवॉइड करें। और नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट जो है आपके लिए क्या प्लानिंग है कि किस तरीके से आप जो है आगे की प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरआरबी जेईई 2024 का एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है, अगर आपको क्रैक करना है, क्योंकि ये वो वाला एग्जाम नहीं रहा है जो 2-5 साल पहले हुआ करता था, लो लेवल का एग्जाम नहीं। आजकल अगर आप देखोगे तो एसएससी जेईई के एग्जाम में भी काफी सारे क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी कि अगर आप रट कर इस बार एग्जाम नहीं निकाल सकते, आपको क्या करना होगा, अपना सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। सबसे पहले आपका जो है मेन फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर। ऐसा नहीं कि बस आप जो है बैठ कर रट्टा मार रहे हैं, रटने से आजकल एग्जाम नहीं निकलता है, क्योंकि डीप में चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले आप जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, सबसे मेन पॉइंट पर ध्यान रखना है। और कॉन्सेप्ट जब आपके बिल्डअप होंगे तो बेटा क्वेश्चन जो है वो अपने आप बनेंगे, और जब क्वेश्चन बनेंगे, जब आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, तो उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेफिनेटली बढ़ेगा। तो सबसे पहला मेन पॉइंट जो है आपको फोकस करना है सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, रटना नहीं है। और कॉन्सेप्ट बिल्डअप तो फिर आपको जो है वो क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे मान लो आज आपने क्या किया है, आज आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है किसी भी सब्जेक्ट का, तो टॉपिक पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन उसी के साथ में कर लो। तो क्या होगा, जब क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस जब आप करोगे, तो उसमें जब आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन बेहतरीन चल रही है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, ओनली थ्योरी पढ़ लेते हैं। ओनली थ्योरी पढ़ के जो है हम ये सोचते हैं मुझे सब कुछ आता है, नहीं बेटा। थ्योरी पढ़कर क्वेश्चन में अप्लाई जरूर करना है, तो कॉन्सेप्ट बनाकर क्वेश्चन में आप अप्लाई करो। और जब क्वेश्चन बनेंगे तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये ध्यान रखना, किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो बेटा सिर्फ कॉन्फिडेंस का ही खेल है। अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा एग्जाम जो है वो निकल जाएगा और इस बार मेरा सिलेक्शन होने वाला है, तो कोई भी जो है आपका सिलेक्शन होने से रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पर, तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, तो हमें किन किन चीजों को फॉलो करना चाहिए, क्या सीक्वेंस हमारे पास में होना चाहिए। पर रिवीजन जब आप करते हो, जब आप पढ़ाई करते हो, तो सबसे पहला आपके पास में होना चाहिए क्लास नोट्स। क्योंकि क्लास में जो पढ़ाया हुआ है सबसे पहले उतना तो आपको आना ही चाहिए। जब आपको क्लास नोट्स आएगा तो उसके बाद में क्या करोगे, क्लास नोट्स के बाद में जो है आपको जो है शॉर्ट नोट्स से वो भी पढ़ने जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्लास नोट्स आप पढ़िए, उसके बाद में जो है आप शॉर्ट नोट्स से उससे आप रिवीजन करिए।
क्योंकि शॉर्ट नोट से थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। फुल नोट्स को पढ़ने में क्या होता है, बहुत टाइम लगता है। तो एक बार क्या करो, जैसे आपको रिवीजन की प्लानिंग बता रहा हूँ, जब आप इस बार अभी आप रिवीजन कर रहे हैं, तो एक बार आप क्या करो, क्लास नोट से, फुल नोट से पढ़ो, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। जब दूसरी बार जब आप सब्जेक्ट पर आओगे, तब आप शॉर्ट नोट से जल्दी से रिवीजन कर लो, फिर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। जब थर्ड टाइम पर जब उस सब्जेक्ट को फिर से लेकर आओगे, तो फिर से आपको क्लास नोट्स पर जाना है, क्योंकि होता क्या है कि शॉर्ट नोट्स में सारी चीजें नहीं होती है। तो आप अल्टरनेट जो है रिवीजन जब भी करो, एक बार क्लास नोट से रिवीजन करो, उसके बाद में शॉर्ट नोट से, फिर क्लास नोट से। तो 2-3 बार अगर आपने इस तरीके से रिवीजन कर लिया, तो आपको सारी चीजें जो है वो क्या होगा, यहां पर होगी दिमाग के अंदर, और सब कुछ आपको याद होगा। और उसके बाद में आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको डीपीपी मिलता है, टॉपिक वाइज या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलती है। जैसे आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी के लिए पीवाईक्यू जो है वो भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवाए हैं। और पीवाईक्यू क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर पीवाईक्यू कहां से करें। तो पीवाईक्यू जो है वो आपको 5000 प्लस पीवाईक्यू ओनली 49 रुपीज के अंदर जो है एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और वो भी ध्यान रखना किस फॉर्मेट में, तो वो है हमारे पास में एमसीक्यू, जैसे आप एग्जाम देते हो ना, टेस्ट फॉर्मेट पर है। और उसके लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। जैसे मान लो अगर आपने क्या किया, एक बार आपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो जब आप क्या करोगे, जब उसको सबमिट करोगे तो आपका रिजल्ट भी आएगा, कहां गलती हुई है। तो जब आप क्या करोगे, दूसरी बार जब आप रिवीजन करोगे, जैसे बुक्स में होता क्या है, बुक्स में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया तो हम उसका आंसर टिक कर देते हैं। जब दूसरी बार उन्हीं को क्वेश्चन को करने जाते हैं, तो मजा नहीं आता क्वेश्चन करने का, है ना। तो यहां पर क्या होने वाला है कि जब आपने एक बार रिवीजन कर दिया, आपने टेस्ट दे दिया, जब दूसरी बार रिवीजन करोगे तो फिर से आप उसी टेस्ट को दे पाओगे, और उसमें क्वेश्चन जो है सफलिंग रहेगा। तो यानी कि यहां पर आंसर मार्क आपके सामने नहीं है, तो जब आप क्वेश्चन दोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार, कहां पर मेरी गलती फिर से हो रही है। तो ये बहुत अच्छा जो है फंक्शन है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो है आप ओनली 49 रुपीज में क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पीवाईक्यूज, ये पीवाईक्यूज आपको 49 में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद में है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि आप सभी को पता है, जिनका अगर सिलेक्शन 1 या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स से रहा होगा एसएससी के अंदर या किसी प्रीवियस एग्जाम में, वो सिर्फ रहा होगा न्यूमेरिकल की वजह से। जब तक न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा नहीं होगा, आप टॉप में नहीं जाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको सभी को पता है, थ्योरी हर कोई करके आता है एग्जाम के अंदर। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन सभी स्टूडेंट कर रहे हैं, तो आपने एक्स्ट्रा क्या किया, आपकी रैंक क्यों आएगी। तो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा बेटा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, जो अगर आप देखोगे कहीं पर भी कोई नहीं करवाता है आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। और मुझे पता है कि यार, स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए न्यूमेरिकल कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो भी आपके लिए एक अलग से एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जिसमें आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाए जाएंगे पूरे साल भर, कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, जहां से एई और जेई एग्जाम के अंदर जो है न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं। तो वो हम बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, उसके बाद में क्या आएगा हमारे पास में, रियल टाइम प्रॉब्लम, जो हमारे पास में एग्जाम के अंदर जो भी रिसेंटली पूछी जा रही है, वो उस तरह की प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। और अगर आप देखोगे तो एक और फंक्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अलग अलग भी लेने की जरूरत नहीं है इन सभी को। अगर किसी को इंडिविजुअल लेना है तो वो ले सकता है, अगर सभी को चाहिए सर कंबाइंड, तो कंबाइंड जो है वो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको एक सिंगल पैकेज में सारी चीजें आपको मिल रही है, जिसमें न्यूमेरिकल, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, डीपीपी, सब कुछ आपको मिलेगा एक सिंगल पैकेज के अंदर। तो वो आप एप्लीकेशन पर चेक कर सकते हैं, सारे फंक्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो देखो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बोला कि यहां पर जो थ्योरी हमारे पास में होनी चाहिए, वो सबसे पहले फुल नोट्स रिवीजन करना है, उसके बाद में शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन करना है, और उसके बाद में क्या होगा आपके पास हैंड रिटन नोट्स। क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो हो सकता है कि जो क्लास की पीडीएफ मिलती है उसी का प्रिंट आउट निकलवाते होंगे, लेकिन प्रिंट आउट अगर आप निकलवा रहे हैं, अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना रहे, तो बेटा बहुत गलती कर रहे हैं आपको। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इनिशियली आप टाइम सेव करने के लिए कर लोगे, लेकिन आगे जाकर जो है यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप अपने हैंड रिटन नोट्स जो बनाए हैं ना, उसको भी रिवीजन करना है, क्लास नोट जो मिलते हैं उनको भी रिवीजन करना है, और शॉर्ट नोट्स भी आपको रिवीजन करना है। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थ्योरी रिवीजन के लिए। और आप चाहो तो आप अपने दोस्त की हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। जब आप दो दोस्तों साथ में बैठकर पढ़ाई करोगे, तो क्या होगा, जल्दी से चीजें कवर हो जाएगी आपके पास में। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चंस में, तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आपको सभी को पता है कि आजकल जितने भी हमारे एई और जेई के एग्जाम होते हैं, तो लगभग मैं बात करूं 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं, सेम पीवाईक्यू जो आ रखे हैं। तो अगर आप एक बार पीवाईक्यू अगर आप लगा दोगे, तो क्या होगा आपके पास में, यहां पर लगभग 70% क्वेश्चन तो आप करने के लिए तैयार हो जाओगे ना।
तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या बोला है, क्वेश्चन जो है वो पीवाईक्यू लगाना है। अभी फिलहाल के लिए सिर्फ पीवाईक्यू पर फोकस करना है। जब पीवाईक्यू जब आप लगा दो, उसके बाद में न्यू क्वेश्चन के लिए आपको जाना है कहां पर, टेस्ट सीरीज पर। उसके बाद में क्लास नोट्स, आपको पता है क्लास के अंदर भी मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल खुद फॉर्म करता हूं, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास नोट्स में जो न्यूमेरिकल कराए गए हैं वो नए होते हैं। टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन है वो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली नए होते हैं, और डीपीपी के अंदर भी जो क्वेश्चन है वो आपको नए मिलने वाले। तो न्यू क्वेश्चन के लिए आप इन तीन चीजों को फॉलो कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद में, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में प्रॉब्लम ऑफ फ्रेंड्स। देखो हमारे दोस्तों की जो दिक्कत है वो क्या होती है, और हम क्या करते हैं, दोस्त से ही एडवाइस लेते हैं कि यार क्या करना चाहिए। तो हमारे दोस्त की क्या दिक्कत होती है कि न्यू क्वेश्चन जो वो लगाते हैं वो कितने लगाते हैं, ओनली 22%। सिर्फ पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। मैंने क्या बोला, पीवाईक्यू 70% ही आएगा। सिलेक्शन तो आपको पता है आजकल 80% से लगभग ऊपर कट ऑफ जा रही है। तो पीवाईक्यू जो है ओनली अगर आप 22% ही लगाओगे तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर मैं बात करूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में कितने लगाते हैं, वो 77% लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, थ्योरी जो है वो 100% आप पढ़ाई वढ़ाई करते हो। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला थ्योरी अगर आप 100% कर रहे हो तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमें जो है पीवाईक्यू है वो भी सारे लगाने हैं। नए क्वेश्चन जितने भी आपको मिलते हैं, क्योंकि जब नया क्वेश्चन मिलता है हमसे नहीं बनता है तो हम वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं कि यार इससे आगे मुझे नहीं पढ़ना है। हमें इन सभी चीजों को जो है वो ये 22 और ये 77% नहीं रहना चाहिए। ये भी 100% जितने आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे डीपीपी, टेस्ट सीरीज, कहीं पर भी क्लास नोट्स के अंदर, तो वो सारे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जाम में नए भी पूछे जाते हैं। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं इसके लिए एक ही बात बोलूंगा, नेवर काउंटेड। मतलब आपको कभी काउंट नहीं करना है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बोल दूं कि यार बेटा 5 घंटे या 6 आवर आप पढ़ाई कीजिए, तो होगा क्या, देखो मुझे तो नहीं पता है कि आप में से हो सकता है कि किसी का जो दिमाग है वो धीरे काम करता है, ठीक है, चीजें समझ में धीरे आती हैं, और किसी का दिमाग जो है फास्ट तरीके से काम करता है, उसको चीजें जल्दी से समझ में आ जाती हैं। तो ये मैंने क्या बोला कि यहाँ पर जो है अपन काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर किसी को जल्दी चीजें समझ में आ जाती तो थोड़ा कम भी पड़ेगा चलेगा। अगर मैं मान लो 4 आवर में बोल दूं, तो जिसका माइंड तेज काम करता है वो भी 4 आवर पड़ेगा, और जिसका धीरे काम करता है वो भी 4 आवर पड़ेगा, तो धीरे वाला तो पीछे हो जाएगा ना। तो आपको फिर कब तक पढ़ाई करनी चाहिए, कितने आवर पढ़ाई करनी चाहिए। तो बेटा जब आपको बस इतने आवर्स पढ़ाई करनी चाहिए, जब शाम को जब आप सोने के लिए जाओ ना, तो दिल में एक सुकून मिलना चाहिए कि यार मजा आ गया आज के दिन का। ठीक है, कितने आवर पढ़ाई करनी चाहिए, तो जब आप बेड पर जाओ सोने के लिए तो दिल खुश हो जाना चाहिए कि यार आज मजा आ गया पढ़ाई करके। जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, जब तक आपको पढ़ाई करके मजा ना आए ना, तब तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए। उतने अवर आप पढ़ाई करो, जब शाम को सो तो दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए कि आज की प्लानिंग कंप्लीट, कल नई प्लानिंग के साथ में अपन पढ़ाई करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। तो अवर्स कभी भी काउंट नहीं करना है। कभी भी हमारी आदत क्या होती है, हम पढ़ते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो पढ़ते देखते समय घड़ी बहुत बार देखते हैं ना, घड़ी को बहुत बार देखते हैं, अच्छा 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, नहीं देखना है। जब आपका मन करे कि यार चलो अब इनफ कंटेंट कवर हो गया, अब मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा माइंड सेचुरेट सा होने लग गया है, तब आप उठो, पान और उठकर बाहर नहीं घूमने जाना है, क्योंकि जब आप बाहर जाओगे ना, तो बाहर दुनिया में क्या होगा, आप घूमने तो 15 मिनट के लिए गए, लेकिन जब बाहर इन्वायरमेंट में जब बहुत सारी चीजें देखोगे, बहुत सारे इंसिडेंट आपके सामने हो रहे होंगे, तो उनको देखोगे, जब आप घर पहुंचोगे 15 मिनट बाद में, तो पता चलेगा कि 1 घंटे तक तो आपके दिमाग में वही बातें घूम रही है जो आपने बाहर देखी है। तो मैंने क्या बोला, अभी फिलहाल के लिए अपने आप को जितना अंदर अकेले बंद करके आप रख सकते हो उतना अंदर रखो, क्योंकि बाहर की चीजें नहीं देखोगे तो आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं आएगा ना। और सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ना। सिर्फ ओनली टेलीग्राम पर जब आप जुड़ते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाता है, वहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जो है सोशल मीडिया, फेसबुक रहा या फिर आपके पास में यूट्यूब या कुछ भी हो, उनको फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। 5 से 6 महीने अगर आप इन चीजों को नहीं देखोगे, कोई नुकसान नहीं होगा बेटा भारी वाला। लेकिन अगर मान लो 5-6 महीने बाद एग्जाम हुआ, तो अगर आपने इन पर फोकस किया तो भारी वाला नुकसान जरूर हो सकता है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि आपको पढ़ाई सिर्फ उतने टाइम तक करनी है जब आपका दिल खुश हो जाए, आपका माइंड जो है वो सैचुरेट ना हो। जैसे आप पढ़ रहे हो 1 to 2 आवर, आपने जिससे भी आपने पढ़ाई की, काउंट नहीं करना है। जब आपको लगे कि यार सैचुरेट हो रहा है, उठिए, कमरे में थोड़ी देर इधर-उधर टहलो, घूमो, और घूमते-घूमते जो आपने क्या पिछले 1 आवर या 2 आवर में पढ़ाई की है, उसको आप रिमाइंड करने की कोशिश करो। जब आप रिमाइंड करोगे, जब चीजें दिमाग में आने लगेगी, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, चलो इतना पढ़ा है वो तो मुझे आता है।
फिर उसके बाद फिर से आप पढ़ने बैठो तो सेचुरेशन नहीं आएगा। तो जब भी आपको कभी सेचुरेशन फील हो तो बैठे नहीं रहना है। पड़े बैठे बैठे अपन क्या कर रहे हैं, अपने बाल नोच रहे हैं, खींच रहे हैं, अरे यार समझ में क्यों नहीं आ रहा है, नहीं। जब सेचुरेशन आए उठो, आराम से उठकर थोड़ा सा यहाँ पर क्या करो, आप टहल सकते हो ना, टहलो। उससे क्या होगा, आपके पास में जो है थोड़ा सा आप फ्रेश हो जाओगे माइंड से, और आपको जो है फिर से एनर्जी बूस्ट हो जाएगी, है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर हमारे पास में क्या है, टेस्ट सीरीज। अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहला प्रोजेक्ट, जब आप थ्योरी रिवीजन कर लो उसके बाद में सबसे पहला प्रोजेक्ट होना चाहिए आपके पास में टेस्ट सीरीज। उसको जरूर लगाना है। टेस्ट लगाओगी वहां पर नंबर से आपको और सीखने को मिलेगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पर कितनी और प्रैक्टिस करनी जरूरी है। और उसके बाद में आपको रिविजन तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो इन सभी चीजों को, ये सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट 1 होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर दूसरी चीज ध्यान रखना, ईट हेल्दी। बेटा खाना जो अभी है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्दी चीजों को खाना है, क्योंकि आपको सभी को पता है अभी एकदम से मौसम चेंज होगा, सर्दी आएगी। अगर इसमें मान लो थोड़ा सा अगर आप बीमार पड़ गए तो क्या होगा, हमारे पास में पूरी जो मेहनत है और 5-6 दिन निकल जाते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नहीं आता है। तो अभी फिलहाल के लिए आपको हेल्दी चीजें खाना है। ऐसा नहीं करना है कि घर पे जो है वो क्या है कि दाल चावल बने हैं, या घर पे जो है आज दाल बाटी बनी है, या कुछ भी अच्छी मिठाई बनी है, बस पेट दबा लिया, फुल पेट भर दिया, अब टंकी फुल हो गई हमारी। अब उसके बाद में हम पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं। तो बेटा आदमी जो है किसके लिए करता है, आदमी पेट के लिए करता है ना। अगर मान लो वही पूरा भरा हुआ है तो क्या करोगे आप जो है दिमाग में कुछ नहीं जाएगा फिर, है ना। इसीलिए अपने पेट को खाली रखना है। जहां पर आप 4 रोटी या 3 रोटी खाते हो उसको 1 रोटी कम कर दो। उससे क्या होगा, कम खाओगे तो आपको जो थोड़ा सा एक्टिव रहोगे। तो हेल्दी चीजें खाना है, इसको जो है थोड़ा सा बाहर की चीजों को अवॉइड करना है, ताकि आप अपनी हेल्थ जो है वो मेंटेन कर पाए। और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, बिलीव, अचीव और सक्सीड। यानी कि अपने आप में क्या करना है, ध्यान रखना, बिलीव रखना है। मैंने बोला कि किसी एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो उसके लिए चाहिए बेटा कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर आपको बिलीव है कि मेरा एग्जाम निकलने वाला है, तो मैंने क्या बोला, निकल जाएगा। मेरे कहने से नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि बेटा आपकी जिंदगी है, आप ही संवारोगे, और आपकी जिंदगी है, आप ही बिगाड़ोगे। कोई दूसरा नहीं आएगा आपकी जिंदगी बिगाड़ने वाला, या दूसरा नहीं आएगा आपकी जिंदगी संवारने वाला। मैं यहां पर आपको बेस्ट कंटेंट दे सकता हूं, तरीका बता सकता हूं, लेकिन पढ़ना किसको है, वो तो आप ही को पढ़ना है ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपकी जिंदगी है, आप ही संवारोगे ना। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी फिलहाल आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर। तो इन चीजों को क्या कर सकते हो, इन सभी पॉइंट को आप फोकस कर सकते हो। एक और चीज, अपनी दीवार पर जो है ना फर्स्ट सेकंड या थर्ड रैंक जो है वो लगा दो, कि भाई मैं जो है इस बार फर्स्ट रैंक लाने वाला हूं। हर पन्ने को रंग दो, कि यहाँ पर जैसे आप रिवीजन करो तो जो आपकी नोट्स हो ना उसके पहले पन्ने पर ऊपर लिखा होना चाहिए कि फर्स्ट रैंक लानी है। तो पता है कि जब आप कॉपी खोलोगे ना तो क्या होगा, सामने लिखा होगा फर्स्ट रैंक लानी है। तो जो वो वर्ड है ना वो आपको अपने आप मोटिवेट करके रखेगा, क्योंकि यहां पर मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो आपको मोटिवेट करता ही रहूंगा, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। आप क्या कर सकते हो, जब आप नोट्स रिवीजन कर रहे हो तो पहले पन्ने, हर पन्ने पर लिख दो ऊपर ही ऊपर हेडिंग, फर्स्ट रैंकर लाना है, फर्स्ट रैंकर हूं मैं इस बार का, या फर्स्ट रैंक लेकर आना है। तो वो जो वर्ड दिखेगा ना वो आपको मोटिवेट करेगा हमेशा के लिए, क्योंकि बाकी सभी लोग तो आपको मोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन आपको मोटिवेट तो रहना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने क्या बोला कि हर पन्ने को आप लिख सकते हो, या दीवार पर लिखकर अपने कमरे की दीवार पर चिपका दो। जब आप कभी कमरे के अंदर बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो वर्ड है वो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखेगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है वो है बेटा आपके पेरेंट्स, जो आपके लिए इतना कर रहे हैं। तो बस आप उनके एक सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। ये 5 से 6 महीने जो है आपकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें जो हैं आप क्या कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो। और मैंने क्या बोला, हमेशा खुश रहा करो यार, बी हैप्पी, है ना। टेंशन नहीं लाना है ना, टेंशन नहीं लेना है, हमेशा खुश रहो। लाइफ इज ए जर्नी। मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा है। मैंने क्या बोला, हर एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी की जो है वो कहानी लिख रहा है, स्टोरी लिख रहा है, जो अंत में सुनाएगा कि मैंने ये काम किया था। अभी जैसे आप स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब नहीं मिली है, अगर आप किसी को आप सुनाओगे ना कि यार मैं ये कर रहा हूं, मेरी स्टोरी ये है, कोई सुनना पसंद नहीं करेगा, है ना। लेकिन जब आपकी जॉब लग जाएगी तो क्या करोगे, जब आप किसी को सुनाओगे ना, जब किसी को सुनाओगे अपनी स्टोरी, तो बेटा लाखों लोग सुनना पसंद करेंगे। और मैं हमेशा बोलता हूं कि हर एक आदमी की जिंदगी की कहानी ऐसी होनी चाहिए, जब वो किसी को सुनाए
तो लाखों लोग उसको सुनना पसंद करें और वो लोग दूसरों को बताएं कि यार ये कितना बेहतरीन आदमी था। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें और अपने सिलेबस, एग्जाम पैटर्न इन सभी के बारे में जो है पूरा एक-एक चीज का ध्यान रखना है। बाकी आप सभी को बताएं कि जो है मैं टेलीग्राम पर डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराता हूं, वहां पर भी आप कर सकते हो। एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए संडे टू संडे फ्री टेस्ट है, वो भी प्लान किया है, वो भी फ्री टेस्ट आप अटेंड कर सकते हो। पीवाईक्यूज बहुत सारे हैं, टेस्ट सीरीज है, कोर्सेज है, तो आप फॉलो करो, बस यार सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह के नए सेशन के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।